नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति का खास प्रोग्राम देख रहे हैं विश्लेषण में आज दो मुद्दों की चर्चा होगी। पहला मुद्दा है मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर के जो सियासत चल रही है, सरकार गिरने और बचने को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रस्साकसी तेज हो गई उसके बारे में। और दूसरा मुद्दा जो आज विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे वो है एक्स चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा नॉमिनेट करने पर जो एक नया कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जो एक नया झगड़ा खड़ा हुआ है, एक नई डिबेट खड़ी हुई है, उस मुद्दे पर दोनों पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एक एक पॉइंट समझाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, फिर आप अपनी सोच को, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको लेकर के आगे हम चर्चा कर सकें। जैसा कि हम अपने सभी प्रोग्राम में अपने दर्शकों को बहुत मुख्य रूप से जगह देते हैं, उनकी बातों को लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। सबसे जरूरी चीज है कमलनाथ सरकार को लेकर के। कमलनाथ ने राज्यपाल को 13 घंटे के अंदर दूसरी चिट्ठी लिख दी है और ये कुल मिलाकर के तीसरी चिट्ठी हो गई। अब जो तीसरी चिट्ठी है और 13 घंटे के अंदर जो दूसरी चिट्ठी है उसमें क्या है, कमलनाथ ने राज्यपाल को क्या लिखा है? कमलनाथ ने कहा है कि 40 साल के राजनीतिक जीवन में हमेशा मर्यादाओं का पालन किया। दरअसल 16 मार्च को जो चिट्ठी राज्यपाल ने कमलनाथ को लिखी थी उसमें उन्होंने उनको मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया था और कहा था कि आप मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जवाब में कमलनाथ ने ये उत्तर दिया कि 40 साल के पॉलिटिकल करियर में मैंने हमेशा मर्यादाओं का पालन किया है। कमलनाथ कहते हैं आपने मुझ पर मर्यादाओं का पालन ना करने का आरोप लगाया, जिससे मैं दुखी हूं, आहत हूं, हर्ट हुआ हूं। इसके बाद ये भी लिख जाते हैं अगर आपको लगता है, हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं खेद जताता हूं। इसके अलावा क्या हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह के अलावा 10 अन्य विधायक को मिलाकर के 10-12 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल कर दी और उसी याचिका पे आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मुकुल रोहतगी जो भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं, नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देने गए तो वहां पर कांग्रेस से कोई नहीं आया। उसके बाद मुकुल ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को ये चीज कही कि शायद कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ज्यादा बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को, चाहे वो कांग्रेस के पक्षकार हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो सीएम कमलनाथ हों, चाहे राज्यपाल हों और चाहे स्पीकर हों, जितने भी पक्षकार हैं इस पूरे केस में, सबको 24 घंटे के अंदर एक चिट्ठी जारी करके जवाब मांगा है, मौजूदा स्थिति पे रिपोर्ट मांगी है। कल शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद क्या निकल के आता है ये देखना बाकी होगा। लेकिन जो बहुत दिलचस्प मामला अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले वो विधायक भी जो बागी बताए जा रहे हैं कथित रूप से कांग्रेस के, और जिनको कांग्रेस कह रही है कि बंधक विधायक हैं कथित रूप से, वो विधायक भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के लिए गए। उन्होंने कहा कि हमने अपने इस्तीफे को दे दिया है, उसके बाद भी हमारे इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जो हमारे अधिकारों का हनन है। अब हम इस पद पर सेवा नहीं देना चाहते। लेकिन और आज वही विधायक बेंगलोर में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज बोलते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है कि वो विधायक अगर स्वतंत्र हैं, अगर वो विधायक निश्चित रूप से कांग्रेस छोड़ करके अपने विधायिका पद से भी इस्तीफा देना चाहते हैं, विधायक के सदस्य के तौर पे भी इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से मध्य प्रदेश में भोपाल में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो एक ऐसे राज्य में क्यों है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही चीजें वो क्यों बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं? आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि वो विधायक जो आज के इस कम्युनिकेशन के दौर में, जब कम्युनिकेशन और आने जाने का जो संसाधन है उसकी जो रफ्तार बढ़ गई है, एयरपोर्ट है, भोपाल में भी एयरपोर्ट है, तो वो विधायक खुद स्वतः अपनी चिट्ठी राज्यपाल को क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस का कहना है। सवाल हमारा भी यही है कि अगर कांग्रेस का ये कहना है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें आपत्ति किस बात की है? अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह रही है कि वो उनकी सरकार अल्पमत में है और वो सभी 22 विधायक जिसमें मंत्री भी शामिल हैं पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तो वो मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी उनकी परेड क्यों नहीं करा रही है? कल 106 विधायकों की परेड हुई थी राज्यपाल के आवास पर, लेकिन आज का जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो पूरे झगड़े की जड़ है वो है 22 विधायक। उन 22 विधायकों के स्थान परिवर्तन को लेकर कांग्रेस लगातार एम्फेसिस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इनके बहुमत में न होने के एम्फेसिस कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे स्थिति में जब हॉर्स ट्रेडिंग का एक दौर हमने देखा हो, ऐसे कई सारे मामले हमारे सामने हो,
सत्ता के प्रभाव से हमेशा सिस्टम और कानून को चैलेंज किए जाने के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस और बीजेपी हो, तो ऐसी स्थिति में उन विधायकों को स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसमें निश्चित रूप से कुछ दाल में काला होने की गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाल में काला है, मैं ये कह रहा हूं कि दाल में काला होने की गुंजाइश है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठ रहा है। शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसी दिशा में शायद आगे बढ़े। हमारा विश्लेषण है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस चीज को कह सकती है कि उन 22 के 22 विधायकों को आप स्वतंत्र छोड़िए। और आज कमलनाथ ने अपनी चिट्ठी में भी इस चीज का मुख्य रूप से जिक्र किया है कि उन 22 विधायकों को जो वहां 40 दिन से कैद हैं उनको ला करके यहां छोड़ा जाए, 5-7 दिन तक उनको स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाए, फिर वो अपना निर्णय ले पाएंगे। कमलनाथ ने राज्यपाल की आज वाली चिट्ठी में, जो तीसरी चिट्ठी थी, 13 घंटे के अंदर दूसरी चिट्ठी थी, उसमें इस बात का जिक्र किया है। तो मध्य प्रदेश में आगे होगा क्या, विश्लेषण आप तक पहुंचता रहेगा विश्लेषण के जरिए। इसके अलावा द लोकनीति की ग्राउंड रिपोर्ट अब आप देखते रहेंगे। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी है और एक दुखी करने वाला कांड भी है। कांड यह है कि जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और नवंबर में रिटायर हुए, उनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस से नियुक्त किया है या मनोनीत किया है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है। जो चिट्ठी लिखी गई है, जो नोटिफिकेशन आया है होम मिनिस्ट्री का, होम अफेयर्स का, उसमें लिखा गया है कि सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी कि क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के प्रयोग से जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80 में है, उसके तहत माननीय प्रेसिडेंट ने, माननीय राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस, एक्स फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अपर हाउस नियुक्त किया है या मनोनीत किया है। ये चिट्ठी आते ही मीडिया में बहुत ज़्यादा तरह से बहुत एक अलग किस्म की डिबेट चलने लग गई। बहुत अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व बताया जाने लगा पूरे प्रकरण को। लेकिन ऐसा है क्या? क्वेश्चन यही है। द लोकनीति आपको यही दिखाएगा, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? जवाब ये है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में ही रंगनाथ मिश्रा, जिनको कांग्रेस ने ना केवल नॉमिनेट किया, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, ये राष्ट्रपति खुद से नहीं नॉमिनेट करता। राष्ट्रपति को सरकार के रिकमेंडेशन पे काम करना होता है, या ज्यादातर जो है राष्ट्रपति सरकार के रिकमेंडेशन पे ही राज्यसभा का सांसद नियुक्त करती है। लेकिन कांग्रेस के केस में क्या है कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस से रंगनाथ मिश्रा, बहुत फेमस केस है ये, उसमें 1998 से लेकर के 2004 तक इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अपर हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे सर्व किया। तो अगर कांग्रेस ये क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रही है और लोग इसको अनप्रेसिडेंटेड बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इंटेलेक्चुअल्स ये बात कहने पे बाध्य हो रहे हैं, इस बात से कांग्रेस को ही घेर रहे हैं या उन इंटेलेक्चुअल्स को घेर रहे हैं कि आप इसको अनप्रेसिडेंटेड कैसे बता सकते हो, जबकि कांग्रेस ने इसको ऑलरेडी किया है। यही नहीं, एक और केस है, लेकिन ये केस भारतीय जनता पार्टी के समय का है। चीफ जस्टिस सदाशिवम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत पुराने जस्टिस नहीं रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गोगोई से पहले के जस्टिस थे। इनको भी केरला का गवर्नर नियुक्त किया गया था, उसके बाद भी इस पूरे प्रकरण को जो है एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड बता दिया गया था। दो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर चीफ जस्टिस या किसी भी जज को उसके सर्विस के रिटायरमेंट के तत्काल बाद राजनीतिक ऑफर मिलने लगेंगे, तो क्या हमारी न्याय प्रणाली दुरुस्त रूप से चल पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट या तमाम तरह के न्यायपालिका की जो संस्थाएं हैं वो निश्चित तौर पे जो एक कहा जाता है कि पूरी तरह से ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे काम कर पाएंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको पूछना पड़ेगा। और ये बात पार्टी की नहीं है, ये बात हमारी और आपकी है, बात नागरिकों की है। कांग्रेस ने ऐसा किया हुआ है। कांग्रेस अगर प्रश्न कर रही है तो विपक्षी पार्टी के नाते प्रश्न कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो सत्ता दल होने के नाते कर रही है। लेकिन हमारा और आपका फर्ज ये नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसा किया था इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, ऐसा कहकर डिफेंड करना। हमारा आपका काम है कि इन दोनों पार्टियों से प्रश्न करना कि अगर आप जस्टिस को, बहुत सारे न्यायमूर्तियों को उनके रिटायरमेंट के तत्काल बाद राजनीतिक पद ऑफर करने लग जाएंगे, तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था, जो हमारी एक तरह की अंतिम हथियार है, हम हर जगह से हार जाते हैं, कहते हैं चलो कोर्ट में देख लेंगे, क्या वो सुचारू ढंग से स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी? ये बड़ा प्रश्न है।
और यही विश्लेषण द लोक नीति कर रही है कि लगातार इस तरह से ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहले सदाशिवम, अब जो है न्यायमूर्ति को भेज दिया गया, जो कि अब आप देखिए ना, एक बहुत दिलचस्प बात जो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि कभी भी कोई जज जब रिटायर होता है तो उसके सामने से जज का तमगा हटता नहीं है, उसको हमेशा जस्टिस फला फला करके बोला जाता है। वो तुरंत कोई प्राइवेट मेंबर नहीं हो जाता, तुरंत तो कोई प्राइवेट सिटीजन नहीं हो जाता, उसके साथ हमेशा जस्टिस जुड़ा रहता है। तो क्या उस मर्यादाओं में फिट बैठ रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, जो प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है। दूसरा, अब आप जान लीजिए कि इस पे संदेह क्यों हो रहा है, एलिगेशन क्यों लग रहा है, क्या रहा होगा जस्टिस के तौर पर रंजन गोगोई का पोर्टफोलियो। जस्टिस के तौर पर रंजन गोगोई के पोर्टफोलियो है अयोध्या वर्डिक्ट। 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस स्वयं, उस वक्त के चीफ जस्टिस स्वयं यानी रंजन गोगोई जिनका मामला है वो हेड कर रहे थे। एनोनिमस डिसीजन आया था राम मंदिर को लेकर, अयोध्या वर्डिक्ट को लेकर, उस लैंड डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी की पूरी लैंड 2 हिस्सों में बांट दी गई थी और मस्जिद के लिए, मॉस्क के लिए एक अलग हिस्सा देने की बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने की थी। वो ये उस बेंच के हिस्सा थे, उसके पार्ट थे। दूसरा क्या है, इनके ऊपर एक एलिगेशन भी है, पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस होते हुए इन पे वहां की, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हुए वहां की एक एम्प्लॉय ने इन पे हैरेसमेंट का केस लगाया था। उसके बाद 5 जजों ने, इन हाउस जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको सुना भी था और उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को तत्काल रूप से क्लीन चिट दे दी थी। ये इनका पोर्टफोलियो है। अब जो क्वेश्चन उठ रहा है, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या लॉ के स्टूडेंट को आप फ्रैंकली, या एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे हम या कोई भी जो लॉ को पढ़ते हैं प्रोफेशनली या इंटरेस्ट वाइज पढ़ते हैं, क्या इस बात को आंख मूंद के कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है? अगर वो नहीं कह सकते हैं, यद्यपि इसमें कुछ ना हो, कोई लालच ना हो, कोई इस तरह के इंटेंशन ना हो, लेकिन इस तरह का संदेह उत्पन्न करना ही लोकतंत्र में बहुत खतरनाक है, न्यायपालिका में बहुत खतरनाक है। और चूंकि डेमोक्रेटिक जो हमारी प्रजातंत्र है, जो जिस तरह का हमारा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें जुडिशियल सिस्टम की बहुत अहम भूमिका होती है, उस पर बिल्कुल संदेह होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सरकारों को मोनोपोलिस्टिक माना जाने लग जाएगा। अगर सरकारें ऐसा कर रही हैं तो भी और नहीं कर रही तो भी संदेह उत्पन्न होने लग जाएगा, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर या एक नागरिक के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लॉ सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है? दूसरा, क्या अब एक क्लाइंट के तौर पे आप बहुत रिलैक्स महसूस कर पाएंगे कि ये पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है ये पॉलिटिकल सिनारियो से ऊपर है, पॉलिटिकल प्रेशर से ऊपर है, पॉलिटिकल जो है एक्टिविटीज से बियॉन्ड है, उससे परे है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं? क्या आप इसको कह पाएंगे? अगर नहीं कह पाएंगे तो भारत जैसे जो एक डाइवर्स कंट्री है, जहां पर कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग चैलेंजेस है, लाखों पिटीशन एक साल में दाखिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दों को लेकर, सोशियो पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर के, अधिकारों को लेकर के, जो है एक तरह के जो पावर के टकराव होते हैं, शक्तियों के टकराव को लेकर के, उस पे जो डिसीजन आएंगे, क्या वो बहुत संदेह, क्या उसको बहुत सहजता से स्वीकार किया जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है, ये आलोचना हो रही भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। हम सभी को मिलकर के आशा करनी चाहिए कि बहुत इंटेलेक्चुअल होता है वो व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बन के रिटायर होता है, वो खुद इस बात को सुन रहे होंगे, मीडिया ट्रायल को देख रहे होंगे और शायद कुछ अच्छा ही डिसीजन ले। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए और जबरदस्त विश्लेषण के लिए द लोक नीति के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।